नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीर दुबे, एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं अगला भाग लेकर के हिस्ट्री ऑन मैप का, जिसमें लगातार आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। यानी कि ये भाग 11 होगा। भाग 10 तक आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जान ली हैं, सीख ली और समझ ली। आशा करते हैं अब धीरे धीरे करके आपने मैप बनाना सीख लिया होगा और खास तौर से भारत का नक्शा अब आपको रट गया होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इतनी बार हम लोग बना चुके हैं। पिछले अध्यायों में मैंने आप लोगों को आर्य संस्कृति के बारे में पढ़ाया और फिर उसके पश्चात मैंने आप लोगों को कुछ दूसरे पॉट या पॉटरी कल्चर जो है, जिसको हम बोल सकते हैं कि मृदभांड संस्कृति जो है, उसके बारे में भी आपको हमने बताया था। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हुए, जिसमें हम 16 महाजनपदों की यानी षोडश महाजनपदों की जानकारी लेंगे। तो चलिए तैयार हो जाते हैं षोडश महाजनपद के बारे में समझने के लिए, और ये क्या है, कब के हैं और कैसे इनको लोकेट किया जाएगा, उनके ऊपर हमारी विस्तृत चर्चा रहेगी। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ षोडश महाजनपद। 16 महाजनपद इनको कहा जाता है। 16 महाजनपद। महाजनपद आज हमारी जानकारी इसी पर है, और इसको हम लोग कई जगहों पर षोडश षोडश महाजनपद महाजनपद इस नाम से जानते हैं। हमेशा की तरह इसको मैप पर लोकेट करने से पहले, इसका जो भौगोलिक स्थिति है उसको समझने से पहले, थोड़ी बहुत जानकारी हम पहले ले लेते हैं इस महाजनपद के बारे में, या महाजनपद क्या हैं ये, इनके बारे में। आप सब लोगों को मालूम है कि भारतवर्ष में जो प्राचीन सांस्कृतिक जो इतिहास है वो बहुत ज्यादा पुराना है। लेकिन जब हम राजनीतिक इतिहास की बात करते हैं तो राजनीतिक इतिहास भारत के सांस्कृतिक इतिहास से थोड़ा नवीन है। यानी सांस्कृतिक इतिहास ज्यादा पुराना है और भारत का जो राजनीतिक इतिहास है उसके अपेक्षा थोड़ा नवीन है। लेकिन जब हम नवीन कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी कुछ वर्षों पहले ही शुरू हुआ हो। ये बहुत प्राचीन है। तकरीबन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हमको ये भारत का राजनीतिक इतिहास शुरू होते हुए दिखाई देता है। लेकिन सांस्कृतिक इतिहास उससे पहले भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई उससे पहले आपका वैदिक एरा है, तो वो भी सांस्कृतिक काल ही है। तो इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो कालक्रमानुसार तकरीबन मोटे मोटे तौर पर तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमको देखने को मिलता है, लेकिन 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भी आप इसको देखते हैं, तकरीबन 650 बिफोर क्राइस्ट के आसपास। ऋग्वैदिक काल में आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा जिसको हम लोग जन कहते थे, है ना। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक जो काल है, उस ऋग्वैदिक काल में एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा जिसको हम लोग जन कहते थे। वास्तविक रूप में जन जो है ये प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होती थी, जो कि 4 भागों में आपने प्रशासन की इकाई उसमें ऋग्वेद में देखी होंगी, जिसमें सबसे पहले कुल है, कुल से ग्राम है, ग्राम से विश है, और विश से मिला करके बनते हैं जन। और हर जन का एक प्रधान होता है जिसको राजन कहते थे। तो बेसिकली ये जन जो है वो कबीले होते थे अलग अलग प्रकार के। फिर धीरे धीरे ये जैसे वैदिक काल मूव ऑन होता चला गया, आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे जनों का आकार बढ़ता चला गया। और हम जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो यही जन जो है उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल जो है, इसी उत्तर वैदिक काल में ये जन जो है ये जनपद में आ जाते हैं। जनपद, यही जन जो है किसमें बदल जाते हैं, जनपद। कहते हैं कि जब राजन का जो पद है वो जन से बाहर पड़ने लगा और जन को बड़ा करने लगा, तो जनपद हो गया। जन अर्थात राजन और उसका पद अर्थात पैर, यानी कि जब इसका विस्तार होना शुरू हुआ तो वो जन से जनपद हो गया। यानी जनपद को विस्तारित रूप जो है वो जनपद है, जो कि उत्तर वैदिक काल में आपको देखने को मिलता है। फिर वैदिकोत्तर काल में अगर हम देखें, यानी वैदिक काल का समापन जब हो रहा है, यानी उत्तर वैदिक काल भी जब समाप्त हो रहा है, तो वैदिकोत्तर काल में यही जनपद, क्योंकि प्रसार की नीति अपना चुके थे, तो जनपद और बड़े हुए और यही बन गए महाजनपद। यही क्या बन गए, महाजनपद हो गए। तो वैदिकोत्तर काल में आपको वैदिकोत्तर काल, वैदिकोत्तर काल का मतलब क्या हो गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इन दोनों को मिला करके आपको मालूम है वैदिक काल कहा जाता है। इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, वैदिक काल कहा जाता है। तो इसी वैदिक काल का अंतिम भाग जो है उसको हम लोग वैदिकोत्तर काल कह रहे हैं, और तब जाकर के महाजनपद प्रणाली जो है वो आनी शुरू हो जाती है। यानी जनपद से और बड़ा क्रम जो है वो महाजनपदों का हो जाता है। तो महाजनपद धीरे धीरे करके बहुत सारे विकसित हुए। इन महाजनपदों के बारे में बौद्ध अंगुत्तर निकाय में
इसकी जानकारी मिलती है और तकरीबन 16 महाजनपदों का वर्णन हमको वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये जो षोडश महाजनपद हैं, ये जो 16 महाजनपद आपने यहां पर हेडिंग में देखे, ये 16 महाजनपदों की व्याख्या बहुत सारे साहित्यिक स्रोत हैं इसके जो करते हैं। ठीक है, बहुत सारे साहित्यिक जो स्रोत हैं वो इसकी व्याख्या करते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा प्रमाणित और सबसे ज्यादा प्रचलित नाम जो है वो किसका है, वो आपका षोडश महाजनपद में की व्याख्या करने में अंगुत्तर निकाय का है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जो है उसमें इसकी व्याख्या मिलती है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ की अगर हम बात करें तो बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्रमाणित जो है वो अंगुत्तर निकाय है। अंगुत्तर निकाय, निकाय जो है वो बौद्ध धार्मिक ग्रंथ हैं, इनमें में से एक अंगुत्तर निकाय है जिसमें 16 महाजनपद की व्याख्या देखने को मिलती है। इसी तरीके से एक बौद्ध ग्रंथ है महावस्तु, महावस्तु, उसमें भी महाजनपदों का उल्लेख है, ये बौद्ध हैं। इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि केवल बौद्ध जो धार्मिक ग्रंथ हैं या बौद्ध ग्रंथ जो हैं उनमें ही इसका व्याख्या देखने को मिल रहा हो। इसी तरीके से जैन ग्रंथ है एक जिसका नाम है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की व्याख्या है। तो इसमें भी 16 महाजनपद बताए गए हैं, इसमें भी 16 महाजनपद बताए गए हैं, लेकिन सब में अलग अलग प्रकार के महाजनपदों के नाम लिखे हैं। कुछ कॉमन है, ऐसा नहीं कि कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन भी हैं कुछ, लेकिन कुछ अलग अलग भी देखने को मिलते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो अंगुत्तर निकाय का ही। इन सब के अलावा अगर हम देखें तो कुछ और भी ग्रंथ हैं जिनमें इस तरीके के 16 महाजनपद टाइप के जो राज्य हैं उनकी व्याख्या देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे 16 महाजनपदों को अगर हम देखें तो वसवपुत्र निकाय में भी आपको 12 राज्य देखने को मिलेंगे। महावस्तु में गांधार जो है, कंबोज जो है, उसकी जगह कुछ अन्य राज्यों के वर्णन हमको देखने को मिलते हैं। चल्लुक निदेशक या निर्देश है, उसमें जो है वज्जी राज्य जो है, कलिंग राज्य जो है उसमें शामिल किया गया है और गांधार की जगह एक नए राज्य योन की व्याख्या की गई है। तो इस तरीके की चीजें अलग अलग देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली हमको ये समझ में आता है कि साहित्यिक तौर पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा प्रमाणित जो है, सर्वाधिक सर्वाधिक प्रमाणित जो है इसी को माना गया है, सर्वाधिक प्रमाणित। ठीक है, और इसी में ही जो 16 महाजनपद लिखे गए हैं उन्हीं के बारे में जनरली हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। अब इसमें से अंगुत्तर निकाय में कौन कौन से 16 महाजनपद हैं और भगवती सूत्र में कौन कौन से 16 महाजनपद हैं, आइए उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए यहां पर देखिए कुछ नाम लिखे हुए हैं। जैसे ये अंगुत्तर निकाय के 16 महाजनपद हैं, तो उसमें काशी है, वज्जी है, कुरु है, अश्मक है या अस्सक है, फिर कोसल, मल्ल, पंचाल, अवंती, अंग, चेदी, मत्स्य, गांधार, मगध, वत्स, सूरसेन और कंबोज। ठीक है, ये आपका अंगुत्तर निकाय में है जो कि बौद्ध है, ये बौद्ध है, बौद्ध साहित्य है, और ये आपका जैन साहित्य है। जैन साहित्य में देखिए इसमें भी अंग है, मालव है, पाड्य है, काशी है, बंग है, अच्छ है, लाड है, कौशल, मगह जिसको मगध कहा जा रहा है, वच्छ या जिसको वत्स कहा जा रहा है, वज्जी, अवध, मलय, कोच्छ, मोली या संभुत्तर, ऐसे करके। और कुछ आप देख ही सकते हैं कि कॉमन है, जो कॉमन है आप उनके बारे में जानकारी ले सकते हो, पढ़ सकते हो कहीं ना कहीं से। तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई ये हैं 16 महाजनपद। अब बारी है कि इन 16 महाजनपदों की भौगोलिक स्थिति को समझें। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। बुद्ध के पहले से कुछ जो ये 16 निकाय हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि बुद्ध काल में भी बहुत सारे राज्य हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें तो बुद्ध काल में काशी है, कौशल है और अंग राज्य है, इन सबको मगध में मिला लिया गया था और अश्मक जो है उसको अवंती द्वारा जीत लिया गया था। इसी तरीके से वज्जी जो है वो विदेहों के पतन के पश्चात वो उदय हुआ। तो इन सबसे हमको ये पता चलता है कि ऐसा नहीं कि 16 महाजनपद बुद्ध के ही समय के हैं, बुद्ध के समय से पहले महाजनपदों का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, लेकिन बुद्ध के समय में इसकी व्याख्या हमको बहुत देखने को मिलती है, इसीलिए उनके जो साहित्यिक ग्रंथ हैं उसमें इसकी प्रमाणिक स्थिति देखने को मिल जाती है। तो हम लोग उसी की भौगोलिक स्थिति के बारे में समझेंगे। सबसे पहले भौगोलिक स्थिति को हम क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, निर्मित कर लेते हैं, और निर्मित करने के लिए कुछ विशेष कलर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं हम। जैसे आपको मालूम है कि अब ये जो बता रहा हूं मैं, ये आपको मालूम है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के से पहले का भारत होगा।
तो उसमें दक्षिण भारत के से ज्यादा उत्तर भारत की स्थिति हमें देखनी होगी। मान लेते हैं कि ये सिंधु नदी है जो यहां से ऐसे करके बह रही है, मान लेते हैं कि ये सिंधु नदी है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सिंधु नदी देखने को मिल जाएगी। एक मिनट, हाँ सिंधु नदी मैं इसी तरीके से बना देता हूँ। तो हमको थोड़ा ज्यादा इधर से निकालना पड़ेगा ये नदी, जिससे कि ऊपरी हिस्सा में इसको इसका जो है वो निर्मित कर सकूं। तो आपको यहाँ पर सिंधु नदी दिख रही है, ये आपकी सिंधु रिवर हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है, सिंधु है। मैं नामकरण बाद में कर दूंगा, पहले अभी बना लेता हूँ, है ना। सिंधु की कई सारी सहायक नदियां हैं, उसमें से आपको मालूम है कि एक सतलज नदी जाती है ऐसे करके, इसी में आपकी ये ब्यास नदी आके मिल जाती है। फिर तमाम सारी दूसरी नदियां हैं जो इसके प्रदेश में आपको इस तरीके से देखने को मिलती है, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज, ये वाला प्रांत। यहीं पे आप देखेंगे तो आपको ये उत्तरी भाग है, हिमालय वाला हिस्सा है, तो इसमें आपको यहीं पर ये काराकोरम रेंज देखने को मिल जाएगी। अगर हम काराकोरम को बनाए तो थोड़ा ज्यादा मोटा बना सकते हैं क्योंकि वो पहाड़ी इलाका होगा, ठीक है। या फिर दूसरे कलर से कर देते हैं इसको, मान लेते हैं कि ये हमारा ये पहाड़ी इलाका है काराकोरम, ठीक है ना। ये काराकोरम इधर है, और आपको मालूम है कि ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है, ये आपका हिमालय पर्वत वाला हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सब आपकी हिमालय पर्वत ऐसे करके, ये हिमालय पर्वत इधर जाता है। तो पर्वत की व्याख्या थोड़ी सी हमने यहाँ पर कर दी है, पर कोई बात नहीं, हम इसको वापस लेकर के आते हैं अपने मैप वाले लोकेशन पे। और यहां से कहीं से आपको गंगा नदी निकलते हुए दिखाई देगी, ये गंगा नदी है आपकी, और यहां से आपकी जो है यहीं कहीं से यमुना नदी आएगी जो इसमें मिल जाएगी। यहीं कहीं से आपको जो है ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलने को देखने को मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र को प्राचीन समय में लौहित्य नदी के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है, लौहित्य नदी के नाम से जाना जा रहा है। तो मैं इसको थोड़े से नामकरण कर देता हूं, जैसे कि ये आपकी सिंधु नदी है, ठीक है, ये सिंधु रिवर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप जानते हैं कि ये सतलज है, ठीक है। ये भी आपको मालूम है कि भाई ये तो गंगा नदी है, ये गंगा है, ये यमुना है, ठीक है। और ये आपकी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी को ही हम लोग लौहित्य नदी के नाम से जानते हैं, लौहित्य। ये भी आपको ध्यान रखना है कि लौहित्य अगर कहीं लिखा है तो वो वही नदी और कोई दूसरी नहीं। फिर यहां बीच में आप देखेंगे तो आपको बीच में एक और नदी देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग यहाँ पे, जिसको हम लोग यहाँ तकरीबन जो है देख सकते हैं, ये आपकी नर्मदा है, नर्मदा नदी। और यहीं पर आपको इस तरीके से ताप्ती नदी देखने को मिल जाती है। यहीं पे आपको एक और पर्वत देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ये तकरीबन जो है आपका ये विंध्य रेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पे अरावलीज हैं, आपको मालूम ही होंगी, है ना। खैर, पर्वतों की कोई बात नहीं है विशेष। तो ये मोटे मोटे तौर पर हमने फिजिकल जो एरिया है वो बना दिया है। अब इन्हीं में 16 महाजनपदों की हम समय समय पर जगह जगह पर व्याख्या जो है वो करते रहेंगे, प्लेसेस हम लोग देखते रहेंगे। 16 महाजनपद लगभग तकरीबन इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये 16 महाजनपदों की व्याख्या में रखेंगे इसको। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि जो ये महाजनपद हैं, ये 16 हैं, इनकी संख्या मैं आपको बता रहा हूं। इनमें में से 2 महाजनपद ऐसे हैं जो वर्तमान जो भारत है उस वर्तमान भारत में आपको नहीं दिखाई देंगे, वो पश्चिमोत्तर भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा हैं, जो इस समय अफगानिस्तान पाकिस्तान के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। और वो 2 कौन से हैं? एक गांधार है, एक कंबोज है, जो लगभग आपको इन एरियाज में देखने को मिलेंगे। मैं अभी ड्रॉ कर दूंगा। गांधार और कंबोज जो है वो भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में देखने को मिलेंगे, ये चीज आपको कहीं नोट कर लेनी चाहिए या लिख लेनी चाहिए। इसके अलावा एक ऐसा महाजनपद है जो सॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिलेगा। यहीं पर एक नदी बहती है गंडक, तो मैं आपको गंडक नदी, माफ कीजिएगा, गोदावरी। तो ये समथिंग यहां से गोदावरी नदी भी बहती है, ठीक है। तो गोदावरी नदी जो यहां से जा रही है, इस गोदावरी नदी, ये जो गोदावरी नदी है ये मान लेते हैं गोदावरी है। इसी गोदावरी नदी के पास में दक्षिण में एक प्रांत आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है अस्मक। तो 3 हो गए, ये 2 पश्चिम उत्तर में हो गए और 1 दक्षिण में हो गया, 3 निकाल दिए।
16 महाजनपद में से तो बचे 13 महाजनपद। शेष जो 13 महाजनपद हैं वो इसी गंगा नदी की घाटी में आपको देखने को मिलेंगे। गंगा नदी की घाटी का मतलब यह हुआ कि अब अगर गंगा नदी ऐसे बह रही है तो कुछ इधर उत्तर से ऐसे आने वाली नदियां हैं, कुछ नीचे से इसमें जाकर के मिलने वाली नदियां हैं, तो पूरा का पूरा जो बेसिन गंगा नदी का बनता है, इसको पूरे के पूरे एरिया को हम गंगा घाटी बोलते हैं। ये पूरा का पूरा एरिया जो है आपका गंगा घाटी कहलाता है। तो गंगा घाटी एरिया कौन सा है ये आपको समझ में आ गया होगा बाय द वे। इन्हीं में से एक एक करके हम सबसे पहले एक एक स्थान की व्याख्या करेंगे और कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले काशी की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात कर लेंगे? काशी की। तो काशी आपको समथिंग समवेयर यहां दिखाई मिलेगा, देखने को मिलेगा काशी। ये मान लेते हैं कि काशी वाला इलाका है और काशी की उस समय राजधानी जो हुआ करती थी वो राजधानी थी वाराणसी। तो आपको यहीं कहीं पर वाराणसी, वाराणसी गंगा नदी के किनारे आपको मालूम है। तो काशी जो राज्य है उसकी राजधानी है ये वाराणसी, ठीक है। ये वाराणसी जो है उसकी क्या है? राजधानी है। तो इस राज्य के बारे में छोटा सा हमको पॉइंट समझना होगा। काशी इसकी राजधानी, हर एक 16 महाजनपद को लिखिए, लिखने के साथ साथ उनकी राजधानी में जो जैसे जैसे बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे लिखने का प्रयास कीजिए। आइए सबसे पहले काशी की व्याख्या यहां पर कर लेते हैं। मैं काशी यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। और काशी के बारे में अगर समझेंगे तो मैंने आपको बताया इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है वाराणसी। वाराणसी जो है बेसिकली एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा प्लेस है जो वरुणा और असी नदी के बीच से घिरा हुआ है। वाराणसी के उत्तर में वरुणा नदी है और दक्षिण में असी नदी है। तो वरुणा और असी के बीच में जो स्थान है उसी प्लेस को हम लोग वाराणसी कहते हैं, ठीक है। सोननंद नाम का एक जातक है, उस सोननंद जातक में मगध, कौशल और अंग ये ऐसे राज्य हैं, मगध, कौशल, अंग ये भी महाजनपद हैं, लेकिन इन जगहों पर पहले काशी का साम्राज्य हुआ करता था ऐसा माना जाता है, ठीक है। ऐसा सोननंद में लिखा हुआ है। किसमें लिखा है? सोननंद। ये जातक है और जातक जो है जैन बौद्ध धर्म से रिलेटेड साहित्य है। तो इनमें इनकी व्याख्या देखने को मिलती है। इसके सबसे प्रसिद्ध जो शासक थे एक समय में उनका नाम था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त जो है इसके सबसे प्रसिद्ध शासक हैं, प्रसिद्ध शासक। तो ये पॉइंट भी हमको यहां पर समझना है कि इनके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो हैं वो ब्रह्मदत्त है। छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूं कि भाई 16 महाजनपद की राजधानी जानकारी आपको यहां पर चाहिए होगी, तो उसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है एक ही प्लेस पर, एक ही जगह पर। तो हमने इसके बारे में आपको बता दिया। एक काम करते हैं, इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं जिसकी वजह से कुछ राज्य इसमें आ जाएंगे और कुछ राज्य में दूसरे पेज पे आपको शो कर दूंगा। तो मैं इसका डुप्लीकेट तैयार कर लेता हूं, तो 2 में तो आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये डुप्लीकेट तैयार कर लिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके बारे में समझते हैं। तो काशी वाराणसी के बारे में आपको पता चला कि ये वो प्लेस है, ये वो एरिया है 16 महाजनपदों में से एक का जो यहां पर देखने को मिल रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट राजा मैंने आपको बताया कि ब्रह्मदत्त है। इसने कौशल राज्य जो है उसको जीत लिया था। बाद में कौशल के एक राजा थे जिनका नाम था कंस, उन्होंने काशी को जीत लिया। काशी को सबसे प्राचीन नगरी में से एक माना जाता है, आप सब लोगों को मालूम है। और काशी पर अजातशत्रु ने आगे चल करके अधिकार कर लिया था। और अजातशत्रु जो है आपको मालूम है बुद्ध के समय के, ठीक है। अजातशत्रु इसी काशी को क्या करता है? जीत लेता है। और यहीं पर आगे आपको इस जगह पर एक मगध राज्य देखने को मिलेगा थोड़े समय बाद, अभी मैं दिखाऊंगा। तो मगध ने अपना प्रसार जो है वो काशी तक कर दिया, तो अजातशत्रु जो है उसको जीत लेता है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी है, काशी का जो उल्लेख है, काशी का उल्लेख अथर्ववेद में भी है। अथर्ववेद में आपको ध्यान रखना है यहां पर एक पॉइंट, अथर्ववेद में, अथर्ववेद में काशी के नागरिकों का, काशी के नागरिकों का, नागरिकों का उल्लेख है, उल्लेख है। भाई सभी को ये मेहनत करनी है कि इस लेक्चर को हाई क्वालिटी पे देखने का प्रयास कीजिएगा। छोटा छोटा मैंने लिखा है, बड़ा नहीं लिख सकता हूं। आप समझ सकते हैं कि मैपिंग में थोड़ा पतला और छोटा ही लिखना पड़ता है, उसका मैंने रीजन आपको बता दिया। तो ये जो काशी आपने देखा, ये काशी जो आपने देखा, इस काशी की राजधानी क्या हो गई? इस काशी की राजधानी हो गई वाराणसी। और वाराणसी के बारे में जो प्रमुख पॉइंट थे वो मैंने आपको यहां पर बताए। अब काशी के बाद में
एक और राज्य है कोशल, उस कोशल राज्य को देख लेते हैं, जो कि एक और महत्वपूर्ण 16 महाजनपद में से इससे संबंधित एक राज्य है। ठीक है कोशल, और आप लोगों ने कोशल का नाम निश्चित तौर पे पहले भी सुना होगा। तो यहीं पर आप देखेंगे आपको कोशल राज्य इस जगह कहीं पर समथिंग, एग्जैक्टली तो मैं नहीं लिख रहा हूं लेकिन फिर भी कोशल ये राज्य है कोशल। ठीक है, जैसे काशी है, काशी के थोड़ा सा ऊपर में आपको वर्तमान समय में अगर हम इसको देखें तो ये अवध वाला जो रीजन है, अयोध्या वाला जो रीजन है, वो आपका यहां पर देखने को मिलता है। इसकी दो राजधानियां हैं, एक तो उत्तरी जो राजधानी है वो आपकी श्रावस्ती है इसकी, तो इसकी राजधानियों के अगर हम नाम लिखें तो श्रावस्ती एक इसकी राजधानी है, जो आपको समथिंग यहां देखने को मिलेगी, श्रावस्ती, श्रावस्ती ये उत्तरी राजधानी है। और दक्षिणी राजधानी देखेंगे तो अयोध्या वाला जो पोर्शन है, जिसको साकेत कहा गया है, साकेत, या कहीं कहीं पर कुशावती भी लिखा हुआ है, तो ये अयोध्या वाला जो रीजन है, अयोध्या, अयोध्या कह लीजिए या फिर इसी को साकेत कह लीजिए, साकेत। ठीक है, तो ये इसकी एक कैपिटल है, किसकी, श्रावस्ती की, कोशल राज्य की। तो भाई हमने आपको एक जो है आपको काशी के बारे में बताया। काशी के बाद अब हम अगला राज्य लिख रहे हैं कहीं पर, यहीं कहीं पर लिख देता हूं, काशी के बाद में कोशल राज्य लिख देता हूं, कोशल। ठीक है, कोशल राज्य है, और कोशल राज्य की राजधानी मैंने आपको बताई, दो राजधानियां हैं, एक है आपकी श्रावस्ती, श्रावस्ती, और एक राजधानी है साकेत, साकेत। इसी को अयोध्या कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, अयोध्या। इसी को कुशावती नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो एक और आप ध्यान रखेंगे नाम साकेत का ही, कुशावती नाम भी है, कुशावती। तो कुशावती या फिर साकेत या फिर अयोध्या, ये इसकी दक्षिणी राजधानी है। उत्तरी राजधानी जो है वो श्रावस्ती। वर्तमान समय में अगर आप कोशल को देखेंगे, वर्तमान समय में आप कोशल को समझने का प्रयास करेंगे तो इसका जो प्रसार है वो आपको अयोध्या वाला जो रीजन है, अवध, अयोध्या का जो रीजन है वो अवध, अवध रीजन जो है वहां पर आपको देखने को मिलेगा, अयोध्या प्रांत जो है वहां पर देखने को मिलेगा। इसकी स्थिति यहीं पर है। और अगर देखें तो ये उत्तर में इसका प्रसार जो है वो नेपाल तक जाता है। दक्षिण में आप देखेंगे एक नदी बहती है, सई नदी। सई नदी को पुराने समय में सर्पिका नदी या स्पंदिका नदी के नाम से जाना जाता था। वेस्टर्न रीजन में देखेंगे तो पांचाल प्रदेश, यहां कहीं पर आपको पांचाल देखने को मिलेगा, इस जगह पर कहीं पर पांचाल है। नॉर्थ में इधर नेपाल है, साउथ में इधर जो है एक नदी बहती है जिसको सई नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और पूर्व में यहां पर ऐसे करके एक गंडक नदी बहती है, सदा नीरा जिसको कहा जाता था। तो ये नदियों के द्वारा घिरा हुआ इस स्थल को हम लोग कहते हैं। रामायण काल में आपने कौशलपुर राजा का नाम सुना होगा, और अभी आपने 2 दिन पहले ही देखा कि उसी कौशलपुर राजा ने लंका के राजा को हराया है ना। आप लोगों ने कुछ समय पहले सुना होगा, क्योंकि अभी आपने हाल ही में दशहरा मनाया है ना। तो ये है। अच्छा, बुद्ध काल की अगर हम बात करें तो बुद्ध काल में ये जो जगह है, क्या नाम है, कौशल वाला जो राज्य है, इसको 2 हिस्सों में देखा जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है। और ये दोनों भाग वही जो आपको मैंने बताया कि श्रावस्ती और अयोध्या वाला जो रीजन है, इन दोनों रीजन के बीच से एक नदी जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं सरयू नदी। तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसी हुई है, ये तो सब लोगों को मालूम ही है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो इसी कौशल से संबंधित हैं, और उसका लोकेशन जो है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये वाला लोकेशन क्लियर हो गया होगा, राइट। अब हम दूसरे प्रमुख राज्य की तरफ बढ़ेंगे, जिसको हम लोग अंग राज्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अंग राज्य के नाम से। और समथिंग यहां पर कहीं पर आपका अंग राज्य पड़ेगा, अंग। अंग राज्य की जो राजधानी है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी, चंपा। चंपा जो है ये अंग की राजधानी। तो चलिए इसकी व्याख्या यहीं कहीं मैं कर देता हूं, इस जगह पर अंग राज्य जो है आपने जो लिखा है, या यहीं पर लिख देता हूं अंग राज्य, अंग। अंग राज्य जो है ये आपका वर्तमान स्थिति अगर इसकी देखेंगे आप, तो ये बिहार वाला जो पोर्शन है, बिहार में आपको मिलेगा। बिहार में खास तौर से भागलपुर और मुंगेर वाला जो जगह है, बिहार का
बिहार में भागलपुर, भागलपुर मुंगेर, भागलपुर मुंगेर वाला जो क्षेत्र है ये बिहार का अंगराज्य वर्तमान समय में आपको देखने को मिलता है। तो ये वर्तमान स्थिति है इसकी। राजधानी मैंने आपको बताई कि इसकी चंपा है। महाभारत काल में आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, पुराणों में भी इसका नाम है। अच्छा, महाभारत और पुराण में इसी अंगराज्य को मालिनी के नाम से जाना गया है। मालिनी, मालिनी, मालिनी राज्य। तो मालिनी राज्य का वर्णन जो है ये महाभारत में भी है, महाभारत, और पुराणों में भी इसकी इसी तरीके से व्याख्या की गई है, पुराण। ठीक है, महाभारत और पुराण में इसका नाम क्या मिलता है? मालिनी मिलता है। और महाभारत में आपने एक पात्र का नाम सुना होगा, कर्ण का, अंगराज कर्ण, सुना ही होगा, सबने सुना होगा। तो अंगराज कर्ण का मतलब वही हो गया, ये अंग के राजा थे, ये यही अंग है जिसमें आपने अंगराज कर्ण का नाम सुना है, अंगराज कर्ण। आपको मालूम है कि दुर्योधन के ये मित्र थे, और एक युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है हमको महाभारत के समय में, जिसमें अर्जुन के साथ में एक युद्ध होना है कर्ण का शुरुआत में, लेकिन अर्जुन मना करते हैं क्योंकि वो युद्ध जो है केवल राजकुमारों या राजाओं के समक्ष ही हो सकता था। उस समय तक कर्ण कहीं के राजा नहीं थे, और कर्ण ही थे जो अर्जुन से टक्कर ले सकते थे। इसलिए तुरंत जो है अपने दुर्योधन ने क्या किया, अपने मित्र का धर्म निभाते हुए अपने मित्र कर्ण को एक राज्य दे दिया था। तो उसके तब से उनके मित्र भी बन गए थे, तो वहीं अंगराज्य कर्ण के रूप में उनको जाना जाता है। बहरहाल बुद्ध के समय में 6 नगरियां हैं, 6 महानगरियां हैं, जिसमें एक नाम आता है चंपा का, दूसरा नाम है राजगृह का, तीसरा नाम है श्रावस्ती का, चौथा नाम है साकेत का, फिर वैशाली और बनारस। ये 6 राज्य हैं। इन 6 राज्यों में से एक राज्य है चंपा। तो बौद्ध ग्रंथ है एक जिसका नाम है महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण जो बौद्ध ग्रंथ है, महापरिनिर्वाण ग्रंथ भी है और घटना भी है, आपको मालूम होना चाहिए। तो इसको महापरिनिर्वाण सूत्र कहा जाता है जो ग्रंथ है। तो महापरिनिर्वाण सूत्र जो है, इस सूत्र में ये इसकी जो राजधानी है, अंग की राजधानी क्या है? अंग की राजधानी है चंपा, राजधानी इसकी चंपा है, इसकी राजधानी है चंपा। तो महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरियों का वर्णन है, महानगरी का वर्णन है। उसमें से एक जो है चंपा है, एक राजधानी, एक राज्य, उसमें से कौन सा है? चंपा। तो चंपा का वर्णन हमको महापरिनिर्वाण सूत्र में भी देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे पूर्वी हिस्से में यहाँ पर लोकेट होते हुए आपको दिख रहा है, इस जगह पर। ये चंपा है। समझ में आया कि नहीं आया? चंपा खास तौर से अगर देखा जाए तो ये वो प्लेस है जो अपने वैभव के लिए, व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए, ठीक है, और अपने वैभव के लिए जानी जाती है। वैभव मतलब धन संपदा, यानी काफी संपन्न प्रांत है ये। व्यापार अच्छे होते हैं यहां से कई सारे राज्यों में। इसके पड़ोसी राज्य के साथ में कई बार झगड़े होते रहे, एक अलग बात है। कालांतर में चल करके मगध ने अंततः जो है अंग राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो अगर हम देखें तो पहले अंग के एक राजा हुआ करते थे ब्रह्मदत्त, उन्होंने पहले मगध को हराया। मगध में तब भट्टिय नाम के एक शासक हुआ करते थे, लेकिन आगे चल करके बौद्ध काल में बिंबिसार ने क्या किया, संपूर्ण जो मगध का राज्य है, संपूर्ण अंग का जो राज्य है वो मगध में मिला लिया। यहीं बीच में आपको मगध मिलेगा। मैंने इसी मगध के बारे में बताया कि उसने पहले काशी को भी जीता, तो ये अंग राज्य को भी मगध ने जीत लिया था। तो आपको ये वाला हिस्सा भी समझ में आ गया कि ये कौन सा हिस्सा है जिसको अंग राज्य में मिलाया गया। तो अब हमने अंग राज्य के ऊपर चर्चा कर ली है। अब क्योंकि बार बार मगध की चर्चा हो रही है, यहीं पर मगध है, तो मगध के लिए भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो हमको ये समझ में आएगा कि भाई मगध जो है इन्हीं दोनों राज्यों के बीच में स्थित है, समथिंग वेयर इट इज लोकेटेड। ये तो अंग राज्य मैंने आपको बताया। मान लेते हैं यहां पर ये वाला जो इलाका है ये मगध का है। मगध की भी कई सारी राजधानियां रही हैं, मगध की कई सारी राजधानियां रही हैं, जिनमें से एक जो सबसे प्रमुख राजधानी है और जो बौद्ध काल से संबंधित है वो है आपकी राजगृह। राजगृह जो है इसकी राजधानी है। ये यहाँ पर छोटा सा राजगृह आपको देखने को मिल रहा है, ये राजगृह राजधानी, ठीक है। तो राजगृह मगध की राजधानी है और ये बिहार का दक्षिणी हिस्सा है। बिहार वाले हिस्से में ही आपको मगध देखने को मिलेगा। मैं यहीं पे मगध के बारे में लिख देता हूं, मगध
मगध जो है वर्तमान समय में दक्षिणी बिहार का ये हिस्सा है मगध। और दक्षिणी बिहार में अगर आप देखेंगे जो पटना वाला हिस्सा है, पटना गया वाला जो प्रांत है, पटना गया और शाहबाद ये वाला जो हिस्से हैं, इनको मिला करके वर्तमान समय में मगध का राज्य आप देख सकते हो। तो साउदर्न बिहार में आपको मगध प्रांत देखने को मिलेगा, जिसकी राजधानी मैंने आपको बताया कि राजगीर है, या इसी को राजगृह कहा जा रहा है पहले, ये इसकी क्या है, राजधानी है। बाद में कई सारी राजधानियां बदली, बाद में पाटलिपुत्र भी इसकी राजधानी हो गई, पाटलिपुत्र भी इसकी राजधानी रही, जिसको वर्तमान समय में हम पटना कहते हैं। तो बाद में इसको पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना गया। इसके पड़ोसी राज्य में मैंने आपको बताया अंग राज्य है ही है, बीच में गंगा नदी आपको बहती है, और मतलब गंगा नदी के किनारे ये राज्य आपको देखने को मिलता है। हाँ, अंग और मगध के बीच में एक नदी यहाँ पर बहती है, चंपा। अंग और मगध के बीच में यहाँ पर एक नदी बहती है, चंपा, और यही चंपा नाम से ही अंग की राजधानी भी है। तो चंपा नदी के नाम से ही चंपा जगह है जहां पर इसकी राजधानी है। ये काफी सुरक्षित राजधानियों में से एक माना जाता है राजगीर को। इसलिए माना जाता है, कहते हैं कि राजगीर या राजगृह जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 5 पहाड़ियों से घिरा राज्य है ये, ठीक है। अजात शत्रु हैं और ये सब लोग जो हैं, ये सब इन जगहों पे शासन करते हैं। और आपको मालूम है कि मौर्य साम्राज्य और मौर्य से पहले जो आपका जिसको बोलते हैं नंद वंश जो है, वो नंद वंश भी यहीं पे ही आसपास शासन करता रहा है। तो पूर्वी हिस्सा जो है आपको देखने को मिल रहा है, इस मगध का पूर्वी हिस्सा जो है ये चंपा तक फैला हुआ है, या चंपा नदी तक फैला हुआ है। दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो मगध जो राज्य है ये विंध्य पर्वत तक, इधर ये विंध्य पर्वत है, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य आगे चल करके हो जाएगा, तो इसके साउथ में आप जो है ये विंध्य पर्वत देखेंगे। अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो गंगा नदी ऊपर बहती है, ठीक है, तो गंगा नदी तक इसका हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। और वेस्ट में गंगा की एक नदी आपको सहायक देखने को मिलेगी, सोन। तो सोन नदी तक इसका राज्य जो है वो फैला हुआ दिखाई देता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसी जगह पर, इसी के आसपास आप देखेंगे तो एक राज्य आपको और देखने को मिलेगा जिसका नाम है चेदी, ठीक है। यहां कहीं पर समथिंग हियर चेदी राज्य आपको देखने को मिलेगा, चेदी, ठीक है। आपको बुंदेलखंड का जो रीजन है वहां पर चेदी या कहीं कहीं चेती भी लिखा रहता है, चेती या चेदी एक ही बात है। इसकी राजधानी है सुक्तिमती या सोत्थीमती भी कहीं कहीं लिखा रहता है, सोत्थीमती, सोत्थीमती, ठीक है, ये इसकी राजधानी है। तो मैं चेदी के बारे में यहां कहीं लिख देता हूं, चेदी या चेती ये राज्य है, और राज्य को मैं रेड कलर से ऐसे करके हर जगह पे कर दे रहा हूं, जैसे मगध को भी कर दे रहा हूं, आपको ध्यान रहे। अंग में किया ही है, काशी में, कौशल में हो चुका है। तो आपका एक राज्य मैंने आपको कौशल दिखाया, ठीक है, नंबर 1। नंबर 1 पे कौशल नहीं था, नंबर 1 पे काशी मैंने लिखा था उस समय, तो उसी अनुसार मैं नंबरिंग भी करता चल रहा हूं, इससे आप बाद में मिला भी सकें। तो नंबर 1 पे मैंने काशी आपको दिखाया, नंबर 2 पे मैंने शायद आपको कौशल दिखाया था, यस, है ना। नंबरिंग देख लेना, हो सकता है कि इधर उधर, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नंबर 2 पे आप यही लिखो, लेकिन मैंने जिस क्रम में बताया है उस क्रम में मैं लिख दे रहा हूं। नंबर 3 पे मैंने आपको अंग राज्य पढ़ाया हुआ है या लोकेट किया है, और फिर नंबर 4 पे मैंने आपको मगध बताया है, नंबर 4 पे। और 4 के बाद अब हम 5वें पे जो है आ चुके हैं, और 5वां राज्य जो है हमारा कौन सा है, चेदी। 5वां राज्य जो है हमारा कौन सा है, 5th नंबर, ये आपका चेदी। चेदी की राजधानी मैंने आपको बताई सुक्तिमती है, या सोत्थीमती के नाम से भी इसको जाना जाता है। वर्तमान में इसकी लोकेशन जो है वो बुंदेलखंड का और उसके आसपास का जो रीजन है, बुंदेलखंड का पूर्वी हिस्सा, ये इधर वाला जो रीजन है बुंदेलखंड कहलाता है। तो इसकी लोकेशन जो है आपको कहां देखने को मिलेगी, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है। वर्तमान में बुंदेलखंड में इसकी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। राजधानी मैंने सुक्तिमती, सुक्तिमती या सोत्थीमती लिखी हुई है, सोत्थीमती लिखी हुई है, ये इसकी क्या है, राजधानी। राज का मतलब राजधानी, ठीक है।
तो ये इसकी राजधानी है तुत्तिमती। काफी प्रसिद्ध राज्यों में से, काफी प्रसिद्ध महाजनपदों में से ये एक रहा है। महाभारत काल में आप लोगों ने एक कैरेक्टर का नाम सुना होगा जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था, जिनका नाम था शिशुपाल। शिशुपाल वध आप लोगों ने सुना होगा। शिशुपाल वध नाम से एक महाकाव्य है जो माघ ने लिखा हुआ है। तो ये शिशुपाल यहीं से बिलोंग करता है। शिशुपाल वध माघकृत या माधकृत शिशुपाल आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो माधकृत शिशुपाल जो है, शिशुपाल वध जो है, उसका जो मुख्य कैरेक्टर है शिशुपाल, जिसकी हत्या या जिसको दंडित किया था, मार करके दंडित किया था श्री कृष्ण जी ने, वो शिशुपाल यहीं से बिलोंग करता है। और जब मैं आपको शिशुपाल वध की बात कर रहा हूं तो संस्कृत साहित्य में बृहदत्रयी महाकाव्य है। बृहदत्रयी महाकाव्य में एक भारती के द्वारा लिखा गया किरातार्जुनीयम है और एक श्री हर्ष के द्वारा लिखा गया नैषध चरित्र है, यह चरित है, नैषधा चरित्र या नैषध चरित्र। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि ये बृहदत्रयी में आता है, नैषध चरित्र, किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वधम या वध, ये तीन बृहदत्रयी हैं, जिसमें से एक कैरेक्टर यहीं का बिलोंग करता है जो कि चेदी का है। आप लोगों ने कलिंग राज्य का नाम सुना होगा, और कलिंग उड़ीसा वाला जो हिस्सा है, ठीक है, यहीं कहीं पर कलिंग प्रांत आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, परंतु कलिंग जो है वो 16 महाजनपदों में नहीं है। लेकिन आपने अशोक के बारे में जब पढ़ा होगा तो जाना होगा कि अशोक ने 16 महाजनपदों में से एक, माफ कीजिएगा, अशोक ने मगध का प्रसार करते हुए उड़ीसा तक उसको फैला दिया था, कलिंग तक। तो कलिंग में उस समय राजा जो थे वो खारवेल थे। खारवेल के बारे में यही कहा जाता है कि ये चेदी के शासक हुआ करते होंगे और इनकी एक शाखा वहां पर थी जो कि काफी बलशाली लोगों में से गिने जाते थे। तो चेतीय प्रांत जो है, जातक में भी इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो वो यहीं से शायद बिलोंग करते रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रांत की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रांत जो है वो हम मालवा रीजन में अवंती को देखेंगे। अवंती, यहीं पर आपको अवंती प्रांत देखने को मिलेगा, अवंती। और अवंती की राजधानी हुआ करती थी उज्जैनी, उज्जैनी, ये मान लेते हैं इसकी कैपिटल है। ठीक है, तो ये अवंती रीजन है, इसी जगह पर चेदी के बगल में आप देखेंगे तो अवंती आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैं इसी तरफ लिख दे रहा हूं इसको, ठीक है, इस तरफ ही लिख दे रहा हूं यहां पर अवंती। और अवंती आपका कौन से नंबर पे हो गए? 6वें नंबर, नहीं, हाँ जी, 6वें नंबर पे हो गए। 5वें नंबर पे मैंने आपको चेदी बताया हुआ है। तो अवंती ये 6 नंबर पे आ गए, 6, और ये हमने यहाँ पर 6 लिख दिया जिससे कि आप आसानी से पहचानते हैं। अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी है, वर्तमान समय में उज्जैन के नाम से इसको जाना जाता है। मालवा क्षेत्र में पड़ने वाला जो ये प्रांत है, इसकी 2 राजधानियां मानी जाती हैं। एक तो मैंने आपकी उज्जैनी बता दी, उज्जैनी, और अवंती का जो दक्षिणी हिस्सा है वो माहिष्मती कहलाता है। तो ये तो मैंने उज्जैनी लिखा, और यहीं पे कहीं पे आपका, इस जगह पर कहीं पे माहिष्मती राज्य है, माहिष्मती है। अमरेंद्र बाहुबली तो नहीं याद आ गए कहीं आप लोगों को? वही वाला हिस्सा है ये, ठीक है। तो ये माहिष्मती, ये उज्जैनी। तो आप देख सकते हैं अवंती रीजन का ये उत्तरी राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी राजधानी जो है ये माहिष्मती। तो इसकी 2 राजधानी है, उत्तरी में आपकी उज्जैनी है, उज्जैनी, और दक्षिणी जो है ये आपकी कौन सी है? माहिष्मती, माहिष्मती, ये दक्षिणी राजधानी है। 2 राजधानियां हैं, और इन्हीं के बीच से एक नदी जाती है जिसको वेत्रवती नदी कहा जाता है, वेत्रवती, या आप लोगों ने बेतवा का नाम सुना होगा। तो बेतवा नदी इन्हीं दोनों के बीच से बहती है, वेत्रवती नदी उसको कहा जाता है। पाली धर्म ग्रंथों में अवंती की जो राजधानी है उसमें उज्जैनी का ही उल्लेख है, और यह माना जाता है कि उस समय उज्जैनी का जो शासक था उसका नाम था प्रद्योत्य। तो प्रद्योत जो है इसका पाली ग्रंथों में उल्लेख है, पाली ग्रंथों में उल्लेख है, और जिनका ये उल्लेख हमको यहां पर देखने को मिल रहा है प्रद्योत जी का, उनकी अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो प्रद्योत के अलावा इसको जो है चंड प्रद्योत भी कहा जाता है, चंड प्रद्योत।
चंड प्रद्योत इसलिए कहते हैं कि शायद ये अपने शत्रुओं के प्रति काफी ज्यादा क्रूर रहे होंगे, ठीक है, बहुत सख्त रहे होंगे, इसलिए इनको चंड प्रत्युत की उपाधि दी जाती है। सैन्य दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये काफी सशक्त राज्य रहा होगा, क्योंकि यहां पर लोहे की कई सारी खानें हमको देखने को मिल जाती, ठीक है। तो ये हमको एरिया यहां पर समझ में आता है कि ये एक पॉइंट है, ये एक एरिया है। अच्छा, यहीं से जब चल रहे हैं तो एक दक्षिण में राज्य आपको पास में देखने को मिलेगा। जब इधर वाले प्रांतों में हम प्रवेश कर ही गए हैं, अगर हम देखें तो ऐसे क्लॉकवाइज घूमते चले आ रहे हैं लगातार तब से, तो यहीं पर दक्षिण में एक राज्य आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है अश्मक। यहां पर एक राज्य आपको देखने को मिलेगा अश्मक, और अश्मक राज्य जो है ये गोदावरी नदी के किनारे है, जिसकी की राजधानी जो है वो यहां कहीं आपको देखने को मिलेगी इसकी राजधानी, और इसकी राजधानी का नाम है प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठान, या इसी को पोतन भी लिखा जाता है, पोतन या पोतान कहीं कहीं लिखा रहता है, ये इसकी राजधानी। गोदावरी नदी के तट पर आपको ये हिस्सा अश्मक वाला देखने को मिलेगा। काफी बड़ा प्रांत था ये भी, थोड़ा पूर्व से लेकर के पश्चिम तक थोड़ा फैला हुआ है, खास तौर से आंध्र प्रदेश के रीजन को भी ये कवर कर लेता है। पोटिल कहीं कहीं इसकी राजधानी लिखी रहती है। कहते हैं कि यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, अश्मकों के बारे में मैं यहां लिख दे रहा हूं, 6वां राज्य वहां लिखा है, तो 7वां राज्य मैं इधर कहीं लिख देता हूं, 7वां राज्य यहां कहीं लिख देता हूं, ठीक है, अश्मक, और अश्मक की राजधानी है पोटिल। पोटिल, कहते हैं कि अश्मक जो राजवंश है ये इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का है। इक्ष्वाकु शासक यहां पर रहे हैं, ऐसा देखने को मिलता है। पोटिल इसकी राजधानी है। गोदावरी नदी के तट पर हमको इसका शासन देखने को मिलेगा, ठीक है। बुद्ध काल में अवंती जो राज्य है, अवंती राज्य ने अश्मक राज्य को जीत लिया था, ऐसा बताया जाता है कि बुद्ध काल में ऐसा हुआ। बहरहाल जो भी हुआ हो, ये आपको अश्मक राज्य देखने को मिल रहा है यहां पर। ये 7वां हिस्सा हमने आपको यहां पर लोकेट करा दिया है, 7th पॉइंट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, जो कि अश्मक है। तो ये काफी पूर्वी हिस्से, दक्षिणी पूर्वी हिस्से तक भी बहता है गोदावरी नदी के पास में, ठीक है। तो ये हो गया आपका अश्मक के बारे में। मैंने आपको थोड़ा सा इस क्रम में आप देखेंगे तो हमने कौशल, काशी, अंग, मगध, ये सारे राज्य, चेदी, अश्मक, है ना, अवंती, ये सारे राज्य आपको कवर कराए। अब यहीं से थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो वत्स राज्य आपको देखने को मिलेगा। आधुनिक समय में आप इसको इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के पास, या फिर बांदा चित्रकूट वाला जो इलाका है वहां पर देखते हैं। तो चलिए वत्स को मैं लोकेट कर देता हूं। ये आप हिस्सा देखेंगे, यहां कहीं पे ये वत्स है, यहां कहीं पे ये वत्स राज्य है, वत्स। और जब वत्स की बात कर रहा हूं तो ये कौन से नंबर का हो गया, 8वें नंबर पे मैं लिख रहा हूं ना इसको, 8th नंबर पे वत्स लिख रहे हैं। वत्स राज्य जो है यहीं पर आपको इसकी राजधानी देखने को मिलेगी, इस जगह पर कहीं पे कौशाम्बी। कौशाम्बी, ठीक है, ये मैंने इसकी राजधानी ली, बहुत पास पास में है, तो इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि ये कुछ गैपिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कौशाम्बी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, छोटी सी चर्चा रहेगी, ज्यादा बड़ी बात नहीं है कौशाम्बी के लिए। आधुनिक समय में इसकी लोकेशन जो है मैंने आपको बताया कि बांदा चित्रकूट वाला जो इलाका है, प्रयागराज वाला जो इलाका है वो है। तो एक काम करते हैं, इसका हम यहीं पर डुप्लीकेट बनाते हैं और फिर थोड़ा प्लेस ले लेते हैं, जिससे कि यस, और ये वाले हिस्से मैं इसमें से रफ कर देता हूँ, रेज कर देता हूँ, जिससे कि हम यहाँ पे इसको दोबारा से लिख सकें। तो ये जो वत्स है, इस वत्स के बारे में यहां मैं ऊपर लिख देता हूं, वत्स, ये आपको मालूम है कि 8वां हिस्सा है जो मैं आपको यहां पर लोकेट कर रहा हूं, 8th प्लेस है। बाकी के 7 प्लेसेस मैंने आपको इधर दिखाए हैं यहां पर, है ना, और उसी का 8वां हिस्सा मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। और ये जो 8वां हिस्सा है जो कि वत्स आपको बीच में दिख रहा है, मैंने आपको बताया ये इसकी लोकेशन आपको वर्तमान समय में प्रयागराज, प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट इत्यादि के आसपास देखने को मिलेगी, ठीक है। तो प्रेजेंट लोकेशन भी आपको समझ में आ गया। वत्स जो है वो कहां पर स्थित है, यमुना के किनारे है ही, आपको यहां पर एक जगह देखने को मिलेगी कौशाम्बी, यही इसकी राजधानी है, कौशाम्बी। कौशाम्बी इसकी क्या है, राजधानी है, जो कि
आपको यमुना नदी के किनारे देखने को मिलती है। ठीक है, ये देखिए यहां से नीचे से यमुना नदी जा रही है, यमुना नदी के किनारे ही आपको कौशाम्बी नदी, कौशाम्बी जगह जो है वो देखने को मिलेगी। विष्णु पुराण में एक जगह है हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के शासक हुआ करते थे निचक्षु। उनके बारे में कहा जाता है कि निचक्षु जो शासक थे, उन निचक्षु शासक ने ही इसकी राजधानी कौशाम्बी बनाई थी, तब जबकि हस्तिनापुर जो है वो गंगा नदी की बाढ़ में बह गया था। तो उसके बह जाने के पश्चात जो है निचक्षु जी ने कौशाम्बी को राजधानी बना लिया था। और इसी जगह पर कहा जाता है कि बुद्ध काल में एक पौरव वंशीय शासक थे जिनका नाम था उदयन। ठीक है, तो ये तो निचक्षु जो थे हस्तिनापुर के थे, हस्तिनापुर के शासक थे। इसी तरीके से एक पौरव वंशीय शासक थे, पौरव वंशीय शासक थे जिनका नाम था उदयन। उदयन ये पौरव वंशीय शासक थे। इनके जो पिता हैं, इनका नाम था इनके पिता जो हैं वो काफी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, अभी एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है। अंग की राजधानी उन्होंने चंपा को जीत लिया था। अगर आप में से किसी को याद आ रहा हो नाम तो बताइएगा। उनके राजा, मैं अभी याद आ जाएगा तो बाद में बता दूंगा शायद। यस यस, उदयन के पिता थे, इनके पिता थे परंतप, पिता थे परंतप। और ये जो परंतप हैं इन्होंने ही ये जो अंग राज्य जो है इसको जीत लिया था, अंग को विजित कर लिया था अपने समय में। चंपा वाला जो एरिया है, अंग की जो राजधानी चंपा थी उसको जीत लिया। ठीक है, तो ये इसके बारे में हो गया। अब एक और राज्य हम उठा लेते हैं, एक और राज्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कहां तक पहुंच गए हम लोग? वत्स तक पहुंच गए। वत्स से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहां पर आपको पांचाल राज्य देखने को मिलेगा। इस जगह कहीं पे पांचाल राज्य देखने को मिलेगा। अब पांचाल जो राज्य है इसकी राजधानी की बात करें, पहली बात तो ये कौन से नंबर पे आ गए? 9वें नंबर पे आ गए ना पांचाल। पांचाल जो है ये कौन से नंबर पे आ गए? 9 नंबर पे। ठीक है, और पांचाल की जो राजधानी है, एक तो आपको यहां पे अहिच्छत्र देखने को मिलेगी, अहिच्छत्र। ठीक है, पांचाल की राजधानी एक तो आपको अहिच्छत्र देखने को मिलेगी। दो राजधानियां हैं इसकी, अहिच्छत्र। और एक और राजधानी है, उत्तरी राजधानी है अहिच्छत्र है। दक्षिण की ओर देखेंगे तो इसकी एक और राजधानी है जिसका नाम है कांपिल्य। तो इसके दक्षिण में यहां कहीं पे आप बना सकते हैं कांपिल्य। ठीक है, कांपिल्य, ये इसकी एक और राजधानी है कांपिल्य। तो चलिए जरा थोड़ा सा पांचाल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठीक, थोड़ी चर्चा हम किसके ऊपर कर लेते हैं? पांचाल। पांचाल ऐसे भी लिखा जा सकता है और जैसे यहां लिखा है पांचाल वैसे भी लिखा जा सकता है। पांचाल जो प्रदेश है वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो जो रुहेलखंड वाला इलाका है, रुहेलखंड, रुहेलखंड का जो वर्तमान हिस्सा है, बरेली वगैरह का जो प्रांत आप देखते हो, रुहेलखंड रीजन जो है, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, है ना, ये वाला जो इलाका है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये वाले रीजन में आपको पांचाल प्रदेश देखने को मिलेगा। पांचाली का नाम सुना होगा सबने, पांचाल प्रदेश। ठीक है, तो इसकी दो राजधानी मैंने आपको बताई हैं। एक जो उत्तरी राजधानी है, उत्तरी राजधानी जिसको कि हमने अहिच्छत्र बोला हुआ है, अहिच्छत्र। ठीक है, ये अहिच्छत्र कोई और जगह नहीं है बल्कि जो बरेली में रामनगर आपने सुना होगा, रामनगर, रामनगर के कुछ लोग रहने वाले होंगे, बरेली रामनगर के। बरेली का कोई रहने वाला हो तो बताए भाई, अहिच्छत्र उसे मालूम है कि नहीं। ये आप समझ लीजिए कि अगर आप बरेली के रामनगर में रह लें तो पांचाल की उत्तरी राजधानी में रह लें। इसी तरीके से दक्षिणी राजधानी की बात करते हैं तो दक्षिणी राजधानी मैंने आपको बताया कांपिल्य है। कांपिल आज भी जगह है, कंपिल या कांपिल्य। कांपिल्य उस समय कहा जाता था, वर्तमान समय में कंपिल है, कंपिल। और कंपिल आपको मिलेगा फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद में। कानपुर और उसके आसपास के इलाके में रहने वाले जो लोग होंगे वो फर्रुखाबाद को जानते होंगे, बड़ी फेमस वहां पे नमकीन मिलती है। तो जो लोग वहां रहते हैं वो समझ लीजिए कि पांचाल की दक्षिणी राजधानी में रह रहे हैं। इन्हीं पांचालों, पांचाल बेसिकली 5 कबीले को मिलाकर के बनने वाली जगह है। वैदिक काल में पंचकुल हुआ करते थे, क्रीवी, तुर्वुश, केशिन, श्रीनाथ, श्रीन्याय और सोमक, ऐसे करके 5 कबीले हुआ करते थे, उन्हीं को मिला करके पांचाल राज्य बना है। ठीक है, आप लोगों ने एक राज्य का, एक जगह का नाम सुना होगा कान्यकुब्ज।
बता सकता है कान्यकुब्ज किसको कहते हैं? कान्यकुब्ज एक प्लेस है जिसको वर्तमान समय में कन्नौज के नाम से जाना जा सकता है, कन्नौज। ठीक है, ये कन्नौज या कान्यकुब्ज जो है वो इसी के अंतर्गत आने वाला हिस्सा है, इसी के अंतर्गत आने वाला शहर है, जो महोदय नगर वाला जो इलाका है वहां पर। महाभारत में पांचाली यहीं से रिलेटेड थी। चलिए एक और नजर डाल लेते हैं एक और महाजनपद की ओर, जो कि है यहीं पर यमुना नदी के पास में आपको मिलेगा शूरसेन। शूरसेन, शूरसेन राज्य ये आपका 10वां राज्य हो गया। ठीक है, और शूरसेन की जो राजधानी है यहीं पर आपको देखने को मिलेगी मथुरा। मथुरा जो है वो इसकी राजधानी है, जो कि एकदम यमुना नदी के किनारे है। तो अब हम 10वें राज्य की बात करने जा रहे हैं, और 10वां राज्य कौन सा है? शूरसेन। तो शूरसेन भी कह सकते हैं आप इसे, और इसे आप सूरसेन भी कह सकते हैं। सूरसेन, दोनों ही बात है, सूरसेन। और इसको हमने नंबर दिया है 10वां, है ना, राइट, 10th, 10वां नंबर दिया है। ये है हमारा राज्य शूरसेन। और ये कौन सा था? पांचाल था, और पांचाल जो है आपका 9वां हिस्सा था। सूरसेन जो मथुरा वाला इलाका है, इसकी राजधानी ही मथुरा है। इसकी राजधानी क्या है? मथुरा। इसकी राजधानी हमको जानना है कि इसकी राजधानी मथुरा है, सूरसेन की राजधानी। यूनानी भाषा में या यूनानियों ने जब इस प्लेस का वर्णन किया तो शूरसेनोई इसको कहा। इसी सूरसेन को सूरसेनोई, सूरसेनोई कहा है, सूरसेनोई। ठीक है, सूरसेनोई कहा है। और ये जो मथुरा है इसको मेथरा कहा है। तो उनकी भाषा थोड़ी सी इसी तरीके से है, मेथरा या मेथोरा ऐसे करके, मेथोरा। ये यूनानी भाषा में है। ये दोनों भाषाएं कैसी हैं? ये दोनों भाषाएं यूनानी। यूनानी भाषा में आपने इसको मेथोरा के नाम से जाना है, ये वही जगह है। सुरसेन, मेथुरा जिसकी राजधानी है। आप लोगों ने पुराणों में, महाभारत में इस प्लेस का नाम जरूर सुना होगा। यदुवंश जो है उसका शासन यहां पर हुआ करता था। यदुवंश के राजा थे कृष्ण, वो यहाँ के शासक थे, वहां के राजा थे, आप सबको मालूम है। उनसे पहले कंस यहाँ के शासक थे, जिनको दंडित किया था श्री कृष्ण जी ने। ठीक है, ये चीज भी आपको मालूम है। अगर हम बौद्ध काल की बात करते हैं तो बौद्ध काल में महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे जिनका नाम था अवंतिपुत्र। अवंतिपुत्र, ठीक है, अवंतिपुत्र। ये बुद्ध काल में यहाँ के शासक थे। बुद्ध काल में यहाँ के क्या थे? ये शासक थे। तो आपको एक हिस्सा जो है ये इनका भी देखने को मिल गया, शूरसेन का। शूरसेन के अलावा अगर हम थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेंगे तो यहीं पर आपको एक और राज्य देखने को मिल जाएगा जिसको हम कहते हैं कुरु राज्य। कुरु, और कुरु राज्य जो है इसकी राजधानी मेरी ख्याल से सभी को मालूम होगी कि इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। कुछ और मालूम हो चाहे ना मालूम हो, ये भी यमुना नदी के पास में ही है इंद्रप्रस्थ। मैंने तो यमुना नदी पे ही बना दिया है, लेकिन आपको भी मालूम है कि एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिख रहा हूं मैं, ये लगभग लोकेशन लिख रहा हूं। तो भाई एक और राज्य जो आपका ये है कुरु, ये आपका 11वें नंबर का राज्य हो गया। और हम इसके बारे में यहां पर लिखने जा रहे हैं कुरु के बारे में। कुरु जो है आपका ये राज्य हो गया 11वां। ठीक है, तो कुरु प्रांत के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आप सब लोगों को मालूम है कुरु जो है ये वर्तमान समय में मेरठ, दिल्ली वाला जो इलाका है, और खास तौर से जो थानेश्वर, हरियाणा का जो जगह है थानेश्वर, इन सब जगहों पे लोकेटेड है। तो मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर, इनको मिलाकर के कुरु प्रांत बनता है। और इसकी आपको मालूम है कि राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। वर्तमान समय भी इंद्रप्रस्थ एक जगह का नाम है जो कि नई दिल्ली जनपद में पड़ता है। दिल्ली में जगह है नई दिल्ली, वहां पर आपको इंद्रप्रस्थ देखने को मिलता है। वैदिक काल में कुरु राजवंश बहुत शक्तिशाली हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे ये बौद्ध काल की तरफ ये समय बढ़ता चला गया, इस राज्य ने अपनी जो शक्ति या गौरव जो है वो धीरे धीरे खोना शुरू कर दिया। बुद्ध काल में यहाँ के राजा जो है कौरव्य हुआ करते थे। बुद्ध काल के समय में अगर हम देखें तो बुद्ध काल में महात्मा बुद्ध के समय में कौरव्य
कौरव्य जो है वो यहाँ के कौन है? शासक है। यहाँ के ये जो शासक हैं उनका क्या नाम है? कौरव्य, रूलर हैं यहाँ के, ठीक है, इसी कुरु रीजन के, कुरु रीजन, कुरु प्रांत के, ठीक है। आप लोगों ने महाभारत में हस्तिनापुर का नाम सुना होगा, तो हस्तिनापुर इसी के अंतर्गत आता था, इसी महाजनपद के अंतर्गत हस्तिनापुर आया करता था। पहले ये जगह जो है राजाओं द्वारा शासित थी। ये एक अलग बात है कि बुद्ध काल के पश्चात अगर आप देखेंगे तो ये कुरु जो है राजतंत्र से क्या हो गया? कुरु राज्य जो है ये राजतंत्र से गणतंत्र में बदल गया था, ये बाद में गणतंत्र हो गया, ठीक है। चलिए, अब हमने कुरु राज्य तक जान लिया है, तो कुछ और अगले राज्य की चर्चा कर लेते हैं। अगला राज्य है हमारा राजस्थान में एक जगह पड़ेगी, मत्स्य प्रांत है, और ये आपका 11वां हो गया, 12वां राज्य हो गया आपका ये जाकर के, और इसकी राजधानी भी आपको यहीं पर कहीं पर देखने को मिलेगी, विराटनगर। तो विराटनगर इसकी राजधानी है इस मत्स्य राज्य की। तो मैं आपको यहां पर मत्स्य के बारे में लिख देता हूं, मत्स्य, ठीक है। और मत्स्य जो है ये आपका, इसकी राजधानी क्या है? ये 12वें नंबर पर आप देख रहे हैं, इसकी राजधानी जो है आपको क्या देखने को मिलेगी? इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी विराटनगर। कहते हैं कि राजा विराट जो हैं उन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था, ठीक है। राजा विराट है, राजा विरद नहीं है, जो आप हमारा नाम सुन लो कभी, कई बार हमको लोग विराट के नाम से बुला देते हैं क्योंकि नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, परंतु ये एक अलग राजा है भाई, मैं नहीं हूं, ठीक है। मत्स्य प्रांत जो है इसको कहीं कहीं मच्छ भी लिखा जाता है, मच्छ या मत्स्य एक ही प्रांत है। ये लोकेशन आप राजस्थान के आसपास देख रहे हैं, तो राजस्थान में जयपुर से लेकर के जो भरतपुर तक का इलाका है, भरतपुर तक का जो इलाका है वो आपका इसके अंतर्गत आता है। और खास तौर से एक जगह इसमें और आती है, अलवर राजस्थान वाला जो इलाका है, अलवर के आसपास तो वर्तमान समय में एक जगह है ही मत्स्य नाम से, वहां से मत्स्यनगर डिपो भी चलती हैं, बसेस भी चलती हैं। उसके आप लोग जो राजस्थान से होंगे उन्होंने देखा जरूर होगा, कई सारे बसेस के पीछे लिखा रहता है मत्स्यनगर डिपो, तो ये वही वाला मत्स्यनगर है, ठीक है, और कुछ नहीं है। विराट नाम के शासक ने इसको एस्टेब्लिश करवाया था। और उपालव्य जो है इसका एक बहुत ही फेमस शहर है इसी मत्स्य का, उपालव्य ये भी जो है बौद्ध काल में काफी फेमस जगह हुआ करती, उपालव्य। तो ये एक राज्य मैंने आपको बताया जो कि इधरी अरावली जिधर से जा रही हैं वहां से आपको देखने को मिलेगा। मत्स्य के अलावा अगर हम एक ये तो मैंने आपको राज्य यहां तक बताए ही, जब हम इस दिशा में आ रहे हैं तो हम थोड़ा ऊपर की ओर भी चले जाते हैं, फिर वहां से वापस आएंगे तो 2 प्रांत हमको और देखने को मिलेंगे, 12 हिस्से हमने देख लिए हैं। यहीं पर एक राज्य हमको देखने को मिलेगा उत्तर की तरफ में, लेकिन जगह नहीं बच रही है और हमें उत्तर की तरफ लिखना है। अब उत्तर की चीज को इधर लिखें तो ज्यादा ठीक नहीं लगेगा, फिर इसकी भी हमें डुप्लीकेट बनानी पड़ेगी। काम करते हैं, इसका भी हम डुप्लीकेट बना लेते हैं, है ना। इसका भी हम क्या कर लेते हैं, कॉपी तैयार कर लेते हैं, जल्दी से बन जाओ भाई। ये हमने कॉपी तैयार करी है और अब इस कॉपी पे से क्या करेंगे, हम ये वाले जो हिस्से हैं इसको मिटा देंगे। यहां पे अगर आप देखेंगे, मैंने कहा कि उत्तरी पश्चिमी इलाके में हमको चलना है, तो उत्तरी पश्चिमी इलाके में एक जगह मिलेगी आपको, यहां पे गांधार, यहां कहीं पे आपको एक जगह मिलेगी गांधार, ये उत्तरी पश्चिमी हिस्से में है। वर्तमान समय में जो पेशावर और रावलपिंडी वाला जो इलाका है, ठीक है, ये कौन सा हो गया, 13वें नंबर पर लिख दे रहा हूं मैं इसको, ठीक, पेशावर, ये गांधार के बारे में चर्चा कर रहा हूं, गांधार के बारे में। तो गांधार की अगर हम बात करते हैं तो पेशावर वाला जो इलाका है, पेशावर और रावलपिंडी वाला जो इलाका है, यहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, पेशावर और रावलपिंडी के आसपास ये हिस्सा आपको मिलेगा। और इसकी जो राजधानी है वो राजधानी है तक्षशिला, ठीक है, इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी ये यहीं कहीं पर। ये गांधार रीजन बहुत बड़ा सा रीजन है, इधर कहीं पर आप देखेंगे तक्षशिला है, तक्षशिला, ठीक है, यहां पर आपको तक्षशिला इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी, गांधार की राजधानी है। और ये तक्षशिला के बारे में कहा जाता है कि राजा तक्ष ने इसको स्टैब्लिश किया था,
जो कि भरत के पुत्र थे, भरत के पुत्र थे, भगवान भरत, भगवान श्री राम के बेटे, आपको मालूम है। तो वो भरत के बेटे जो हैं उन भगवान श्री राम के भाई, माफ कीजिएगा, भगवान श्री राम के भाई हैं, छोटे भाई हैं भरत, उनके बेटे जो हैं तक्ष, उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था, ऐसा कहा जाता है। इसी जनपद में एक बहुत ही फेमस जगह और भी है, पुष्कलावती। पुष्कलावती बहुत ही फेमस नगर है, ये तक्षशिला के पास में, यहाँ कहीं पे पुष्कलावती नगर भी आपको देखने को मिलेगा। और क्या कह सकते हैं कि ऋग्वेद में भी इसका वर्णन देखने को मिलता है, गांधार का। ऋग्वेद में भेड़ों का जो ऊन है उसकी प्रशंसा आपको ऋग्वेद में देखने को मिलती है। बुद्ध काल में यहाँ पर पुष्करामती या पुष्करासीन नाम के एक शासक हुआ करते थे, जो पुष्कलावती के आसपास ही अपना राज्य फैलाए हुए थे। तो ये गांधार है। इसी तरीके से कंबोज एक प्रांत आपको देखने को मिलेगा उत्तरी पश्चिमी हिस्से में, जो दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर वाला जो इलाका है वहां पर मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको कंबोज भी लोकेट कर देता हूं, यहीं कहीं पर कंबोज जगह आपको देखने को मिलेगी। कंबोज, ये जगह आपको कंबोज देखने को मिलेगी। और कंबोज की जो राजधानी हुआ करती थी वो हाटक थी, हाटक या राजपुरा, राजपुरा या फिर हाटक, ये इसकी आपको राजधानी देखने को मिलेगी कंबोज की। ये उत्तर से अफगानिस्तान की तरफ की सीमा को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपको यहां पर कंबोज, जिसकी राजधानी मैंने आपको बताया हाटक है या राजपुर है, या कहीं कहीं राजपुरा लिखा रहता है, और ये दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर वाला जो इलाका है वहां पर, और अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान का कुछ इलाका जो है हमको कंप्लीट या कवर करता हुआ कंबोज दिखाई देता है। अच्छा, कंबोज, और इसके बारे में यहां पर लिख देता हूं मैं, ये कंबोज है और ये गांधार है। तो गांधार मेरा 13वां राज्य था और 14वां राज्य हमारा जो है वो कंबोज हो गया। तो ये 13वां राज्य हो गया भाई, और ये आपका 14वां राज्य हो गया। ठीक है, तो कंबोज, ये दोनों राज्य आपको वो देखने को मिलेगा। दक्षिण वाला भी हमने दिखा दिया, उत्तर पश्चिम वाले दोनों प्रांत भी दिखा दिए। ठीक है, ये दोनों प्रांत आपको पता लगे। कंबोज वर्तमान कश्मीर वाला इलाका है, मैंने आपको बताया। कौटिल्य, जो कि चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है यहाँ के लोगों के लिए, बोला है वार्ता शास्त्रोपजीवी। कहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो वार्ता शास्त्रोपजीवी हैं, यानी कृषि है, व्यापार है, और शस्त्र विद्या जो है, वाणिज्य है, पशुपालन है, इन सब चीजों के द्वारा जो जीविका चला रहा है वो वार्ता शस्त्रोपजीवी कहलाता है। वार्ता शस्त्रोपजीवी, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है कौटिल्य के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा। और इसका अर्थ क्या है ये मैंने आपको यहां पर बता दिया। ठीक है, अब हमारे पास में केवल 2 राज्य और रह गए हैं जिनको हमें लोकेट करना है। 2 राज्य और रह गए हैं जिनको हमें लोकेट करना है। और कौन कौन से रह गए भाई? मेरी ख्याल से वज्जी रह गया शायद, वज्जी। तो चलिए वज्जी संघ के बारे में जान लेते हैं। यहीं कहीं पे वज्जी मैंने आपको बता देना है, या अलग से बता दें, यहीं पे बता देते हैं। ठीक है, तो आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे कहीं पे वज्जी संघ आपको देखने को मिलेगा। अब जब मैं वज्जी बोल रहा हूं तो वज्जी के साथ में संघ भी बोल रहा हूं, ये अजीबोगरीब बात आपको लग रही होगी। बाकी सब में महाजनपद में इस्तेमाल कर रहा हूं, ये वज्जी वाला इलाका है। ठीक है, वज्जी संघ में बोल रहा हूं। वज्जी की राजधानी मुख्यतः हम लोग वैशाली को गिनते हैं, लेकिन वैशाली के अलावा मिथिला भी है, विदेह भी है, ये सब भी इसकी राजधानी हमको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये वज्जी है, इसकी राजधानी मिथिला, ठीक है, वैशाली, विदेही या विदेह, ये सब इसकी राजधानी के तौर पर देखने को मिलेंगे हमको। और ये हमारा हो गया 13वां राज्य, 13वां राज्य हो गया। ठीक है, तो चलिए देख लेता हूं वज्जी के बारे में। वज्जी, वज्जी के बारे में मैंने आपको बताना है, और वो ये पॉइंट बताना है कि भाई वज्जी जो है बेसिकली एक गणराज्य है। वज्जी जो है वो क्या है? गणराज्य है। गणराज्य का मतलब लोकतांत्रिक तरीके का हो गया, गणतांत्रिक तरीके का हो गया। इसमें 8 कुलों को मिलाकर के एक संघ है। वज्जी जो है ये 8 कुलों का एक संघ था, जो कि गणराज्य क्रिएट करता है, गणराज्य बनाता है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 गणराज्य हैं इनमें में से,
2 गणराज्य यही हैं, वज्जी उनमें में से एक है। इन 8 में से आप देखेंगे लिच्छवी हैं, विदेह हैं, जात्रक कुल आप लोगों ने सुना होगा भगवान महावीर के लिए, उग्र, भोग, इक्ष्वाकु, कौरव, इन सब कुलों को मिला करके, ये सब अलग अलग जगहों के राजा मिला करके एक वज्जी संघ बनाते थे, एक कंबाइंडली बिहेव करते थे। तो उनका रूलर, सेंट्रल रूलर कभी लिच्छवी का शासक होता था, कभी मिथिला का शासक होता था, कभी विदेह का शासक होता था। तो ऐसे करके ये लोग अपना शासन प्रणाली चलाते। तो ये वही हिस्सा है। इसी तरीके से एक और प्रांत आपको देखने को मिलेगा जिसको कहेंगे हम मल्ल। ठीक है, मल्ल जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, आप यहां पर कहीं पर मल्ल प्रांत देखेंगे, मल्ल। ठीक है, यहां कहीं पे आपका ये मल्ल है, ये आपका, नहीं भाई ये मैं कुछ गलत नंबरिंग कर रहा हूं क्या, ये आपकी 15वीं हो गई। वज्जी जो है ये 15वां राज्य, वज्जी जो है 13वां नहीं भाई, 15वां राज्य। ठीक है, वज्जी जो है ये आपका कौन सा राज्य है, 15वां हो गया, है ना। और अब मैं मल्ल के बारे में लिख रहा हूं तो ये 16वां महाजनपद हो जाएगा। ठीक है, 16वां महाजनपद हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मल्ल। मल्ल, ठीक है। अब मल्ल भी गणराज्य, ये दोनों ही गणराज्य हैं। मल्ल की अगर हम बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में देवरिया वाला जो हिस्सा है, देवरिया, देवरिया, कुशीनगर, कुशीनगर, वो वाला जो इलाका है उसको रिप्रेजेंट करता है ये। और कुशीनगर के 2 भाग, मतलब इसके भी 2 भाग हमको देखने को मिलते हैं। इसकी पहली राजधानी है कुशीनगर, कुशीनगर को कुशीनारा भी कहा जाता है। कुशीनगर जो है इसको कुशीनारा भी कहा जाता है, कुशीनारा। तो कुशीनारा भी इसकी एक कैपिटल है, और इसकी एक कैपिटल जो है पावा भी है, पावा, पावा भी एक कैपिटल है। ठीक है, ये भी आपको समझना है। यहीं कहीं पर आपको, जैसे यहां पर आप देखेंगे तो यहां पे कहीं पे पावा आपको राजधानी मिलेगी, पावा। तो पावा जो है ये मल्लों की राजधानी है, पावा। ठीक है, कुशीनगर भी इसी जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जगह बहुत छोटी सी बची हुई है तो मैं उतना लिख नहीं सकता वहां पर। ठीक है, कुशीनगर भी इसी जगह पर कहीं पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, पावा हो गई, कुशीनगर हो गई, ये इसकी 2 कैपिटल है। पावा और कुशीनगर 2 कैपिटल वाला ये जो राज्य है मल्ल, ये भी गणतांत्रिक राज्य है, इसको भी गणराज्य के रूप में जाना जाता है। बाद में मगध के राजाओं ने, खासतौर से अजातशत्रु ने मल्लों को पराजित कर दिया और इसको मगध राज्य में मिला लिया। ये पूरा हिस्सा, तो आपको ये समझना है कि ये जो दोनों वाले हिस्से हैं ये महाजनपदों में गणतंत्र हैं, गणतंत्र। अब देखिए, ये महाजनपदों का जो गणतंत्र इलाका था वो मैंने आपको दिखा दिया। ये मैंने आपको दिखा दिया कि दक्षिणी राज्य है, दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई ये पश्चिमोत्तर रीजन के ये 2 प्रांत हैं, ये पश्चिमोत्तर में है, पश्चिमोत्तर में। और ये मैंने आपको दिखा दिया कि गंगा घाटी में इतने सारे राज्य हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो गंगा घाटी को मैं थोड़ा सा यहां पर काम करता हूं कि गंगा घाटी में जरा देखिए कौन कौन से हिस्से हैं, आप इसको पहचानिए। गंगा घाटी में तकरीबन आपको ये पूरा इलाका, 1 मिनट, गंगा घाटी में आपको ये तकरीबन पूरा इलाका जो है ये देखने को मिल जाएगा। ये पूरा इलाका जो है ये गंगा घाटी वाला है, और मैं इसको अलग करने का प्रयास करता हूं जिससे कि मैं इसको अलग रंग दे सकूं। ठीक है, और 1 मिनट का समय लगेगा बस, देखिए ये आपका पूरा मगध है, ये आपका पूरा मगध वाला इलाका है। क्या इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर सकता हूं क्या, इसको थोड़ा सा लाइट कर सकता हूं इससे कि दिखे। ठीक है, अब इसको यहां पे अगर लगाया जाए तो ये देखिए जी जनाब, पूरा का पूरा ये गंगा घाटी है जो मैंने आपको यहां पर दिखाई। ये पूरी की पूरी गंगा घाटी में इस तरीके के राज्य हैं। ये गंगा घाटी वाले हो गए। ठीक है, ये गंगा घाटी वाला इलाका हो गया। और गंगा घाटी के बाद अगर आप देखेंगे तो दक्षिण का ये वाला राज्य है। ये जो राज्य आप देखते हो जनाब, ये आपका दक्षिण का राज्य है। ठीक है, ये दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे आप देख रहे हैं ये वाला राज्य। ठीक है,
ये वाला राज्य आपका दक्षिण में है। तो इसकी अगर हम बात करें, ये है आपका दक्षिण में पूरा का पूरा राज्य, ठीक। और इसके अलावा आपका पश्चिमोत्तर में देखेंगे तो पश्चिमोत्तर में आपको ये वाला इलाका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पश्चिमोत्तर में आपको ये वाला पूरा का पूरा इलाका देखने को मिलेगा, ये वाला इलाका पश्चिमोत्तर, ठीक। तो इसको भी मैं एक डिफरेंट कलर से आपके लिए रिप्रेजेंट कर देता हूं, इससे कि मैपिंग आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये लीजिए, ये आपका पश्चिमोत्तर वाला इलाका, ये ठीक है। तो आप देखेंगे कि महाजनपद इस तरह से पूरा फैला हुआ हिस्सा है जो मैंने आपको यहां पर शो किया है, रिप्रेजेंट किया है, दिखाया है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, ठीक है। आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो पूरे क्लियरली समझ में आए, ठीक है। चलिए अब आज का सेशन हम फिलहाल यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। जाने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देना चाहता हूं, और वो ये है कि ये यूपीएससी आईएएस के लिए जीएस फाउंडेशन बैचेस हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल हैं अब, और इंग्लिश में भी और इंग्लिश में भी। तो बेसिकली क्या है कि अभी आपको दशहरा सेल मिल रही थी, और दशहरा सेल में आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी है कि 25 तारीख लास्ट डेट है, यानी कि 25 तारीख इसकी 25 अक्टूबर इसमें एडमिशन लेने की लास्ट डेट थी, जो कि कल बीत गई। लेकिन अभी भी आज 26 है, और अभी भी आज रात 12 बजे तक, आज रात 12 बजे तक ये सेल ओपन है। दिस इज द लिटरली वेरी लास्ट चांस टू गेट एडमिशन इन दिस वेरी लो प्राइस। इस न्यूनतम शुल्क में आपको ये, जैसे सिल्वर में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी इसमें होगी, तो आप 21,999 में ले सकते हैं। अदरवाइज ये आपको 23,999 के आसपास पड़ता है। तो ये कॉस्ट आपको नहीं मिलेगी आज रात 12 बजे तक। इसके बाद इतनी भी हो सकती है या इससे ज्यादा बढ़ने की भी संभावना है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। ये मतलब बोलना नहीं चाहिए था, पर बोल दे रहा हूं फिर भी। तो आप ये ध्यान रखें कि इट कुड बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल कि ये आगे बढ़ सकता है और ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए प्लीज आप लोग अगर लेने का प्लान कर रहे हैं, आज रात 12 बजे तक का समय है। सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम, इन तीनों में से किसी एक को भी चूज कर सकते हैं आप। अगर इन दोनों में से किसी एक को चूज करते हैं तो आगे इनकी वैलिडिटी खत्म होने पर आप इसको इंक्रीज भी करा सकते हैं। जो भी लोवेस्ट अमाउंट होगा एट द टाइम वो आपको बता दिया जाएगा। करना क्या है, आपको वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाकर के या फिर आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और जब कोर्स परचेज करें बाय नाउ का ऑप्शन आता है, वहां पर आपको ऑलरेडी 2-3 ऑफर्स दिख रहे होंगे। उनमें में से कोई ऑफर ना चूज करके आप वहां पर अप्लाई कूपन कोड का एक ऐसे कॉलम बना होगा, उसमें आपको ये कोड लिख देना है, विरद लाइव, कैपिटल स्मॉल किसी में लिखें, लेकिन स्पेस ना दें, विरद जो कि मेरा नाम है और फिर लाइव LIVE, तो विरद लाइव आपको लिखना है। तो ये तो आपका P2I बैचेस के लिए है, जो कि 23 तारीख से शुरू हो चुके हैं बैच सुबह 8 बजे। तो ज्यादा कुछ छूटा नहीं है, बहुत ही मतलब 1 या 2 क्लास अभी तो ओरिएंटेशन चल रहे होंगे, तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट भी देख सकते हो। तो कुछ भी बिगड़ा नहीं है, आज रात 12 बजे तक ही है ये सेल। इसके अलावा अगर आप ऑप्शनल लेना चाहते हो, ऑब्वियस सी बात है, अच्छा ये P2I में ऑप्शनल इंक्लूड नहीं है, प्रीलिम्स लेकर के इंटरव्यू तक है। ऑप्शनल सबके अलग अलग होते हैं, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। ऑप्शनल आप अलग से परचेज कर सकते हो। जैसे जनरली जो है वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जो है वो हिंदी साहित्य की तरफ ज्यादा पसंद करता है, थोड़ा हिंदी से उसका टच रहता है, तो हिंदी साहित्य के अलावा दूसरे भी हैं, बस सारे जो है बाइलैंग्वेज हैं। हिंदी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये तो हिंदी में ही रहेगा, ठीक है। और इसके भी बैचेस शुरू हो रहे हैं आपके पास में, डेली ये क्लास आपको 1 बजे मिलेगी, और इसमें भी आप सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम वैलिडिटी के अकॉर्डिंग आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये भी न्यूनतम शुल्क में मिल रहे हैं, वरना ये भी आपको 1600 के आसपास, 16,000 के आसपास देखने को मिलते हैं। सेम प्रोसेस के साथ विरद लाइव कोड आप यूज करेंगे। 25 तक इसकी भी वैलिडिटी थी, लेकिन जिसको अब क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है 1 दिन के लिए। सो आज रात 12 बजे तक का ही आपके पास समय है, आप इसे देख लीजिए, कर लीजिए इसको पूरा। इसके अलावा जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि इस लेक्चर का PDF आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे इस टेलीग्राम से। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आप इस लिंक को टाइप करें t.me/viraddubai01, या फिर आप सीधा टेलीग्राम में सर्च करें, सीधा टेलीग्राम में सर्च करिए विरद
डॉट दुबे, ठीक है, ये आप यहां पर सर्च करें, जो कि यहां पर लिखा है विरद डॉट दुबे नाम से सर्च करेंगे तो आप इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम दोनों पे जुड़ पाएंगे। टेलीग्राम का भी आईडी हमारा यही है। आई होप कि आपको ये सेशन भी बहुत अच्छा लगा होगा। 16 महाजनपदों को आप लोगों ने मैप में अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर लिया होगा। कल फिर कुछ नए लोकेशंस के साथ में नए स्थलों के साथ में आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।